कि अगर हम घर के अंदर हैं तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? जो विंडो से लाइट आ रही है उसमें भी यूवी रेडिएशंस हैं। हमें सन से नहीं बचना है, हमें यूवी रेडिएशन से बचना है। उसका नाम सनस्क्रीन होता है बट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन। अगर हम यहाँ पे सनस्क्रीन की जो SPF होता है अगर वो 50 अबव जाता है तो इट्स गुड। 40 अबव जा रहा है इट्स गुड। अच्छा, 40 टच कर रहा है इट्स वेरी गुड। कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए सनस्क्रीन? आइडियली सनस्क्रीन 2 अगर हम फिंगर्स का यूज करें तो वी कैन अप्लाई फ्रॉम फुल फेस। अच्छा, आपने अभी बताया है कि अगर खिड़की से भी थोड़ी सी भी धूप आ रही है तो उससे भी प्रॉब्लम वो हो सकती है, तो उससे कई बारी छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। हाँ, वो अलग प्रॉब्लम होती है, उसे हम PMLE बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस। वो यूजुअली ऐसा नहीं है फुल बॉडी पे होती है, वो एक्सपोज पार्ट पे होती है। अच्छा, एक चीज और मार्केट में बहुत चल रही है, पिंपल पैचेस। तो क्या वो यूजफुल है? छोटे एक्ने के लिए इट्स ओके, बट वंस वो सिस्टिक होने शुरू हो जाए तब नहीं। और आपको यही ध्यान रखना आप उन्हें स्क्रैच ना करें। अगर उसमें इन्फेक्टेड एक्ने होंगे तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उसका। स्पेशल ओकेजन में कहीं जाना है तो कहीं ना कहीं एक पिंपल जो है फेस पे आ जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है? देखो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। हाय, आई एम कपिला और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो समर के साथ साथ हमारे जो फेस है वो बहुत ज़्यादा कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। तो आज हम इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुणवीर सिंह, एंड मैं मौजूद हूँ उन्हीं के क्लिनिक डॉक्टर कुमार एस्थेटिक्स। तो डॉक्टर तरुणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर, यानी कि समर में जो बहुत सारे स्किन के इश्यूज होते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि सनस्क्रीन लगाना समर्स में बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, ऐसा क्यों है? देखो, जो सनस्क्रीन होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्स में लगाना है, आपको विंटर्स में भी लगाना चाहिए। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि समर्स है या विंटर्स है, बट हाँ, समर्स में थोड़ा धूप ज़्यादा देर रहती है, यूवी रेडिएशन हाई होता है, यूवी इंडेक्स हाई होता है, उस वजह से इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड हमें सनस्क्रीन का रेपिटेशन भी ज़रूरी होता है। यूजुअली जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं 1 hour 2 hours मैक्सिमम इफेक्टिव होती है। सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू रीअप्लाई सनस्क्रीन एवरी 2 to 2.5 hours। मतलब इतनी फ्रिक्वेंटली में लगाना चाहिए? इतनी फ्रिक्वेंटली में लगाना चाहिए। अगर फिजिकल सनस्क्रीन है तो वो अराउंड 6 hours तक भी इफेक्टिव होते हैं। आजकल कुछ फॉर्मुलेशंस आ गए हैं जो फार्मास्यूटिकल सनस्क्रीन होती है जो अप टू 12 hours भी फोटोस्टेबल रहती हैं, बट स्टिल हम पेशेंट्स को फिर भी बोलते हैं कि रीअप्लाई जरूर करो, बिकॉज आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है या बार बार हैंकी से अपना फेस पहुंच रहे हो तो सनस्क्रीन उतर जाता है। तो इट्स बेटर दैट यू रीअप्लाई। तो हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है सनस्क्रीन? आइडियली अराउंड 6 months के बाद जो होते हैं सेफ होते हैं बहुत सारे, बट हम पेशेंट्स को 2 years के बाद एडवाइस करते हैं कि दे कैन स्टार्ट। बट 2 to 12 years तक फिजिकल सनस्क्रीन होना चाहिए, नॉर्मल केमिकल सनस्क्रीन नहीं लगा सकते जो मार्केट में इजीली मिलता है। और जो आफ्टर 12 years इट डजंट मैटर, आप दोनों तरह का सनस्क्रीन लगा सकते हो, बट जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इट इज बेटर इफ दे अप्लाई फिजिकल सनस्क्रीन। अच्छा, क्या सनस्क्रीन सिर्फ फीमेल्स की स्किन पे ही अप्लाई होता है या फिर मेल्स भी लगा सकते हैं? नहीं, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मेल्स को, फीमेल्स को, इनफैक्ट बच्चों को, हर एक को, एवरीवन शुड अप्लाई सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन में बहुत प्रॉब्लम से बचाता है। आपने यहाँ बात करी फिजिकल सनस्क्रीन की, तो उस पे भी कोई SPF का चीज रहता है? हाँ, SPF इज बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वो कोई भी आप सनस्क्रीन लोगे उसके ऊपर होगा ही होगा। कितना SPF होना चाहिए? मिनिमम जो इंडियन कंडीशंस के लिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो 30 शुड बी द मिनिमम। बट अगर आप कोई स्किन प्रोसीजर करा रहे हो या आपको पिगमेंटेशन है, आपके फेस पे कोई इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो 40 या 50 तक जाना चाहिए। बट अकेला SPF ही नहीं है जो हमें देखना होता है, हमें साथ में देखना है कि उसकी PA बूस्ट रेटिंग क्या है। आप कोई भी सनस्क्रीन खरीदोगे उसके नीचे SPF और साथ में PA++ लिखा होता है। बट मोस्टली लोग SPF ही देखते हैं, वही ज्यादा चेक करते हैं। ओवर हाइप्ड है। SPF आपको सिर्फ UVB रेडिएशन से बचाता है, जो PA+ फैक्टर होता है वो UVA रेडिएशन से बचाता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जो होती है UVA रेडिएशन होती है। मतलब तो दोनों चीजें लेके देखना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल सनस्क्रीन लोगे तो मैक्सिमम PA1 या PA2 होती है जो इतना काम नहीं करेगी। हमें मिनिमम PA3 और SPF 30 ये दोनों चीजें होनी चाहिए जो एक अच्छी सनस्क्रीन में ही आएगा। और उसके बाद भी बहुत चीज डिपेंड करता है, सनस्क्रीन का टेक्सचर कैसा है, आपकी स्किन कैसा है। तो जरूरी नहीं है कि हर सनस्क्रीन हर एक को सूट करे, वो भी स्किन के अकॉर्डिंग होता है। कई बार जैसे हमारे फेस पे एक्ने होते हैं तो क्या सूटेबल है उस टाइम पे सनस्क्रीन? बिल्कुल सूटेबल है। एक्ने वालों के लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन आर बेटर। जैसे अपने एक्ने की बात की, उनकी थोड़ी ऑयली स्किन होती है, अगर वो क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन लगाएंगे थोड़ा उनको ग्रीजीनेस फेस पे आती है, कॉस्मेटिकली उन्हें अच्छा नहीं लगता।
तो उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं, बेटर होता है। बट हाँ, एक्ने वाले पेशेंट्स थोड़ा ये कंप्लेन करते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद फेस के ऊपर डलनेस दिखती है। दैट इज नॉर्मल, बिकॉज आपका फेस ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, वो धीरे धीरे विद टाइम ग्रेजुअली सेटल हो जाती है। बट जैसे आपने बताया कि एक्ने जो जब होता है तो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बट इसके अलावा और भी एक्ने होने के रीजंस हैं? देखो, मेनली एक्ने जो सबसे कॉमन रीजन, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका होता है ऐसे कि ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ऑयल क्यों ज्यादा प्रोड्यूस होता है? यूजली 12-13 ईयर्स में जब प्यूबर्टी होती है, हमारी बॉडी के हार्मोन्स शिफ्ट होते हैं, उस टाइम पे ऑयल ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है। जी। फिर फीमेल्स है जो पीसीओडी से सफर कर रहे हैं, उस केस में भी उनके हार्मोनल लेवल सेट नहीं होते, जिस वजह से अगेन ये चीज हो सकती है। देन आप कई क्रीम्स लगा रहे हो, बहुत लोग स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगाते रहते हैं फेस के ऊपर, जो इजीली मार्केट में बीटेक्स वगैरह बेटनोवेट ऐसी बहुत क्रीम्स आती हैं जो फेस पे ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। बट कुछ लोग 3-3, 6-6 महीने, 1-1 साल लगाते रहते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के, विच इज रॉन्ग। उस केस में उससे भी एक्ने ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, एक्ने होने का रीजन क्या हमारे जो बाल है, हेयर्स है, उसमें ऑयलिंग करने का भी इफेक्ट देता है? बिल्कुल, अगर किसी को फोरहेड एक्ने हो रहा है तो इसका मतलब उसका स्कैल्प भी यूजुअली ऑयली होगा। उस केस में अगर आप स्कैल्प पे ऑयल लगाओगे, जो थोड़ा सा ट्रिकल होगा हमारे फोरहेड पे, वो हमारे और सिबेशियस के जो पोर्स होते हैं, सिबेशियस सिक्रीशंस के, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे एक्ने हो सकते हैं। कितनी तरह के होते हैं एक्ने, बात कर रहे हैं हम? एक्ने बेसिकली 4 ग्रेड्स होते हैं उसके। जी। सबसे पहला ग्रेड कोमेडोन, जिसे कॉमन लैंग्वेज में व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बोलते हैं, वो सबसे बेसिक होता है। उसके बाद वही थोड़े बड़े होके पैप्यूल्स बन जाते हैं। फिर जब उसमें थोड़ी इन्फ्लामेशन या रेडनेस हो जाए तो वो थोड़ा इन्फेक्शन बन जाती है। फिर वो एक बड़े बड़े बन जाते हैं, बिल्कुल गुम टाइप के, उसे हम सिस्टिक एक्ने बोल देते हैं। ये 4 तरह के पेनफुल होते हैं सारे ये चारों जो आपने बताए? नहीं, जो पहले 2 होते हैं यूजुअली वो पेनफुल नहीं होते। जब पस्ट्यूल्स, जब इन्फेक्शन हो जाए और जो सिस्ट बनते हैं, वो दोनों यूजुअली पेनफुल होते हैं। उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उन्हें पेन होता है। अच्छा, जैसे हाँ, एक्ने तो हो गया कि पिंपल की तरह वो निकलता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कई लोगों की स्किन पे बहुत छोटे छोटे से दाने से हो जाते हैं, लाइक जैसे गर्मियों है, गमोरिया टाइप हम कह सकते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? घुमोरिया आपको यूजुअली चेस्ट पे या बैक पे होता है। एक्ने आपको फेस पे भी होगा, शोल्डर्स पे भी होगा, चेस्ट पे होगा, बैक पे होगा। एक्ने में पेशेंट्स अकेला चेस्ट या बैक पे बहुत कम होता है, एंड पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेंट ऑफ पेन ऑन इट अगर होगी तो। उसमें घमोरिया में इचिंग होती है या इरिटेशन होती है पेशेंट को, और वो दाने थोड़े डिफरेंट होते हैं देखने में, और रेडनेस बहुत ज्यादा होती है घमोरिया में। ओके, मतलब अगर तो दाने बहुत छोटे छोटे से हो रहे हैं तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो घमोरिया है? अगर रेडनेस है उसके साथ में और चुभन हो रही है आपको, जैसे पसीना आता है, चुभता है, तो यूजुअली वो घमोरिया है। लेकिन अब घमोरिया की आपने बात की तो जस्ट एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, घमोरिया हुआ, कोई पाउडर डाल लिया, ठंडक मिल गई वो, बट दैट इज रॉन्ग। मार्केट में बहुत सारे पाउडर है। आपको डायरेक्ट अगर आपको घमोरिया हो चुके हैं, अगर आप पाउडर डालोगे तो दैट इज गोइंग टू ब्लॉक योर स्वेट पोर्स। घमोरिया कुछ नहीं है, बस आपका स्किन के अंदर पसीना इकट्ठा हुआ हुआ। वो आपका जो छोटे छोटे हमें दाने दिखते हैं, वो पसीना इकट्ठा हुआ है। जब आप पाउडर डाल रहे हो, आप और पोर्स को ब्लॉक कर रहे हो। आपको कुछ देर के लिए ठंडक मिलेगा, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ी देर में घमोरिया। मतलब हमें पाउडर तो लगाना ही नहीं है फिर ऐसे केस? मैं मना नहीं करूंगा, आप थोड़ी देर रिलीफ के लिए ले सकते हो, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर साथ में लो। अदरवाइज आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसे चुप करा रहे हो थोड़ी देर के लिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इवेंट होता है या हमें कहीं स्पेशल ओकेजन में कहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं एक पिंपल जो है फेस पे आ जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? देखो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। व्हेन यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आप डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप बहुत टेंशन में रह रहे हो कि मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब यूजुअली एक आधा पॉप आउट हो जाता है। बट वो भी तभी अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। कई लोगों की एक्ने प्रोन स्किन अगर आपकी नहीं है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। सेकंड, अब जैसे आपने कहा इवेंट है, तो कुछ लोग बहुत ओवर मेकअप कर लेते हैं या बहुत चीजें ट्राई कर लेते हैं, वो दैट कैन रिएक्ट विद योर स्किन। आपने कुछ न्यू प्रोडक्ट लगा लिया, तो ये सब चीजें। यहाँ अगर हम मेल्स की बात करें तो उन्हें भी एक्ने की प्रॉब्लम्स होती ही है? हाँ, मेल्स को भी एक्ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स में ज्यादा, फीमेल्स को ही होती है। फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा जरूर है बिकॉज ऑफ देयर मंथली हार्मोनल वेरिएशंस एंड ऑल, बट मेल्स में भी एक्ने की प्रॉब्लम काफी सिवियर होती है। इनफैक्ट मेल में सिस्टिक एक्ने बहुत ज्यादा कॉमन है। आई थिंक आई हैव सीन मोर पेशेंट्स ऑन मेल्स विद दैट बिग एक्ने रादर देन फीमेल्स। अच्छा, जब हमारे एक्ने होते हैं, हम उसे छील भी देते हैं, वो ब्राउन ब्राउन से डार्क स्पॉट्स टाइप बन जाते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको एक्ने छीलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक्ने छील दिया, वो जैसे आपने बताया ब्राउन स्पॉट्स हो सकते हैं, कई लोगों के तो पिट्स और खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें हम एक्ने स्कार्स बोलते हैं। अब ब्राउन पिगमेंटेशन है, वो हम फिर भी मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्रीम्स वगैरह देके मैं लाइट कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक बार स्कारिंग हो गई, आपके खड्डे पड़ने शुरू हो गए, फिर विदाउट प्रोसीजर जैसे माइक्रो नीडलिंग या फ्रैक्शन CO2 लेजर, ऐसे प्रोसीजर्स चाहिए उन्हें कम करने के लिए, लेकिन तब भी वो जीरो नहीं हो सकते। ओके, हाँ जी। अच्छा, एक्ने के साथ साथ कई बार व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं,
वही जैसे मैंने पहले बताया, जो एक्ने की 4 ग्रेड्स होती है, सबसे पहला ग्रेड उसका व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होता है। यूजुअली दे स्टार्ट एज दैट, जिनको कम होता बट है, हमें पता नहीं चलता, हम इग्नोर कर देते हैं उसको। व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जब आपको होते हैं, हम क्रीम्स लगा के उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं उस टाइम पे। और जरूरी नहीं है कि आपका हर व्हाइट हेड एक्ने में कन्वर्ट होगा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि व्हाइट हेड्स हो गया तो एक्ने होना ही होना है। अच्छा, मतलब टाइमली अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो टाइमली ठीक अगर अपना फेस क्लीन अप रखो, प्रॉपर जेल्स वगैरह लगाते रहो, तो यू कैन ऑलवेज मेंटेन इट। इसका स्किन में एक है, जब आपको प्रॉब्लम शुरू हुई है यूजुअली तभी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, बिकॉज जितना वर्सन होता रहे उतना खराब है, खास करके फेस के केस में। बिकॉज बीइंग अ फेस, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दे सकते, फेस खराब नहीं करना है, तो हमें थोड़ा उसको हमें देखकर ध्यान से ही चलना पड़ता है। क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम इसके लिए, आप रेकमेंड करना चाहोगे कुछ? मैम ऐसा तो कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं बोल दूं हर पेशेंट को ये सूट करेगा। अगेन इट डिपेंड्स योर स्किन टाइप। मैं हर पेशेंट को सेम फेस वॉश भी नहीं दे सकता, तो मैं ट्रीटमेंट तो कुछ बता ही नहीं पाऊंगा अनलेस हम देखें क्या चीज है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस। मैं पहले जेल्स वगैरह से ट्राई करना चाहूंगा, नहीं फर्क पड़ता फिर प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता। ओके, मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं, लाइफस्टाइल और हमारी डाइट का ही पूरा प्रॉपर असर पड़ता है। देखो, उससे एग्रावेट होता है, ऐसा नहीं है कि उससे आपको असर जरूर पड़ेगा, बट इट इज नॉट द पॉजिटिव एजेंट। अगर आप ये बोलो कि आप मीठा नहीं खा रहे हो या फ्राइड नहीं खा रहे हो तो आपको एक्ने नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, अगर आपके हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं या आप फेस पे कुछ मेकअप ज्यादा कर रहे हो, क्रीम्स वगैरह, तब भी एक्ने हो सकता है। हाँ, आपके डाइट वगैरह ये चीजें एग्रावेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्ने है, मैं ज्यादा फ्राइड खाऊंगा, बहुत ज्यादा मीठा खाऊंगा, मेरे एक्ने बढ़ने के चांस रहेंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक्ने हो रहा है मैं ये ना खाऊं तो बिल्कुल नहीं होगा, उससे कम होंगे, लेकिन होंगे तब भी। मतलब हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको हो रहे हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, नहीं हो रहे तो इट्स गुड, इट्स गुड। अच्छा, एक चीज और मार्केट में बहुत चल रही है, पिंपल पैचेस, तो क्या वो यूजफुल है? छोटे एक्ने के लिए इट्स ओके, बट वंस वो सिस्टिक होने शुरू हो जाए तब नहीं। और आपको यही ध्यान रखना, आप उन्हें स्क्रैच ना करें। अगर उसमें इन्फेक्टेड एक्ने होंगे तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उसका। छोटे एक्ने जो मैंने 4 ग्रेड बताए, या तो छोटे लाल दाने हों जब, या फिर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, उसके ऊपर वो काम करेंगे। बट वंस इट टर्न्स इन्फेक्टिव, फिर उसका रोल खत्म हो जाता है। मतलब नहीं ज्यादा मात्रा में उसको ना यूज करें, बिल्कुल अर्ली स्टेज में। उसके बाद तो इट्स बेटर आप दिखा के ट्रीटमेंट ले लो जो आपको इशू है। ओके, हमने डार्क स्पॉट्स की बात करी थी, तो कहीं ना कहीं वो पिगमेंटेशन का भी रूप ले लेता है। मैम देखो, पिगमेंटेशन मींस या ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होगी, या मतलब डार्क हुई है स्किन, या फिर लाइट होगा, मतलब थोड़ा येलोइश या व्हाइटिश पिगमेंटेशन होगी। अब डार्क स्पॉट्स है तो मतलब वो हाइपर पिगमेंटेशन है। वो यूजुअली जैसे एक्ने छिलने के कारण, या कई लोगों को आदत होती है, जो पिंपल्स वाले बहुत पेशेंट्स होते हैं, और ये मैंने मेल्स में ज्यादा देखा फीमेल से, वो जब मुंह धोते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ज्यादा मुंह रगड़ के धोएंगे, ज्यादा अच्छे टॉवल से क्लीन करेंगे तो साफ ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट दैट डज मोर हार्म। उसकी वजह से वो पिगमेंटेशन आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंडली, हार्शली वॉश करना। सेकेंडली, बहुत लोगों का ये होता है कि हमारी स्किन ऑयली, हम दिन में 5-6 बार फेस वॉश कर लें, वो भी गलत है। वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा फेस वॉश कर रहे हो तो आप स्किन का बैरियर खराब कर रहे हो। जब आप स्किन का बैरियर खराब करोगे तो उस केस में आपके एक्ने और ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं, या आपको इन्फ्लामेशन मींस रेडनेस होने के चांसेस होते हैं। एंड सेकेंडली, बहुत एक्ने के पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, कई पूछते हैं कि हमारी स्किन तो ऑयली है, हम मॉइस्चराइजर क्यों लगाएं, हमें मॉइस्चराइजर आपने क्यों सजेस्ट कर रहे हो, ये बहुत लोग बोलते हैं। बट अगेन, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारी स्किन ऑयल बना रही है, सीबम बना रही है, बिल्कुल। हमें जब मॉइस्चराइजर लगाना है उसमें और भी बहुत चीजें होती है, ठीक है। जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपकी स्किन को सिग्नल मिलता है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, नरिश नहीं है, वो अपनी तरफ से ऑयल प्रोडक्शन कम कर देती है। बट अगर आप नहीं मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, स्किन के जो बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, उसने और ऑयल सिक्रीशन पुश करनी, जिसकी वजह से एक्ने बढ़ेगा। हाँ, तो ऐसा भी है, हमें ये भी ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए सब मॉइस्चराइजर से क्रीम बेस्ड, लोशन बेस्ड थोड़े ग्रीजी हो सकते हैं। अगेन उन्हें जेल बेस्ड कोई मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जरूरी है कि ऑयल, जिनकी ऑयलिंग स्किन है वो भी मॉइस्चराइज जरूर करें, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, उनके लिए भी जरूरी है। और फेस वॉश जो है हमें मतलब ज्यादा 2 टाइम्स आई सजेस्ट, मैक्सिमम 3 टाइम्स अगर आपको बहुत लगे। मैं बहुत ज्यादा उससे ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। ओके, अच्छा, पिगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो कितनी तरह के पिगमेंटेशंस, टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन तो बहुत तरह की हो सकती है, किसी भी चीज के कारण कॉज हो सकती है। समर्स में क्या ज्यादा मेलास्मा सबसे कॉमन है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फेस पे छाइयां हो जाती हैं, टैनिंग बहुत कॉमन है। ये 2 सबसे कॉमन, जो फेस का अगर हम बात करें तो ये कॉमन कंसर्न है। कैसे हम अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं इसमें? मैम देखो, जो मेलास्मा है या छाइयां, वो कॉमनली फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, मेल्स में कंपैरेटिवली कम होती है। और यूजुअली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई थी, बिकॉज ऑफ द अगेन हार्मोनल चेंजेस। और ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत लोगों को ये गलत लगता है कि
प्रेगनेंसी में हुई थी उसके बाद ठीक हो जाएंगी, जरूरी नहीं है ठीक हो। आपके हार्मोन्स की वजह से बढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो नॉर्मल लेवल पे आ गए तो वो भी चली जाए। उसके बाद एक बार किसी को छाइयाँ हो गई तो जो यूवी रेडिएशंस है, इनफैक्ट जो खिड़की से धूप आएगी वो भी मेरी स्किन को डैमेज करेगी और बढ़ेंगी उससे। अच्छा, दैट इज वाई जो मेल फील्ड वर्कर्स होते हैं जिन्हें बाइक पे पूरा दिन घूमना है, जो फेस प्रोडक्ट कवर नहीं करते अच्छे से, उनको बहुत मेलाज्मा कॉमन है। फिर टैनिंग भी, जैसे आप कभी पहाड़ों पे घूमने जाओ या कभी हम जाते हैं बीच वगैरह प्लेसेस पे, तो आर्म्स वगैरह पूरी ब्लैक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर वहाँ पे बहुत हाई होता है। और हमारी हैबिट नहीं होती कि हम सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें। टैनिंग वाले पेशेंट्स को, मेलाज्मा वाले पेशेंट्स को या इनको सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है, ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट मेलाज्मा एक ऐसी चीज है आपका, एक तो वंस इट स्टार्ट्स इट कैन नेवर बी जीरो अगेन, some percent is going to remain over there. अच्छा, आप ये सबसे पहले क्लियर कर दे कि मेलाज्मा एक्चुअल में क्या है। मेलाज्मा छाइयों को बोलते हैं। अच्छा। मेलाज्मा छाइयों को बोलते हैं, और एक बार अगर वो किसी को हो जाए वो पूरी तरह से नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं जाने वाला, वो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। अच्छा, किसी की स्टार्टिंग है मेलाज्मा की, हाँ, पता लग गया है, वो ट्रीटमेंट ले ले तो जा सकता है? लाइट हो सकता है, हम जीरो नहीं बोलते बिकॉज मेलाज्मा ना थोड़ा सा हार्मोन्स के कंट्रोल में भी होता है। तो अब जीरो होगा कि नहीं होगा ये हम किसी के पेशेंट्स को नहीं बोल सकते। लाइट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। और जैसे आपने कहा स्टार्टिंग हो जाए तब ट्रीटमेंट ले ले। प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्टार्टिंग होता है, अगर जैसे प्रेगनेंसी में मैंने बताया स्टार्ट होता है, हम तब दवाइयां भी माइल्डली दे सकते हैं चाहे लगाने वाली हो, बिकॉज जो दवाई हम लगाते हैं कुछ दवाइयां एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो मिलाज्मा की जो स्ट्रॉन्ग दवाइयां आती हैं वो सारी स्किन में एब्जॉर्ब होती है, तो प्रेगनेंसी में हम वो अवॉइड करना चाहते हैं। हम बेसिक सनस्क्रीन और दवाइयां बेसिकली रखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सो दैट पेशेंट का मेंटेन रहे। अच्छा, आपने अभी बताया है कि अगर खिड़की से भी थोड़ी सी भी धूप आ रही है तो उससे भी प्रॉब्लम वो हो सकती है, तो उससे कई बार छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। हाँ, वो अलग प्रॉब्लम होती है, उसे हम PMLE बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस। वो यूजुअली ऐसा नहीं है फुल बॉडी पे होती है, वो एक्सपोज पार्ट पे होती है। अच्छा, जैसे आप खिड़की के पास बैठे हो, जैसे आप ऐसे करके बैठे हो और अगर ये आर्म सिर्फ एक्सपोज्ड है, इसी आर्म पे होगी, वो एक तरह की सन एलर्जी होती है। सन एलर्जी, हाँ, दैट मींस योर स्किन इज एलर्जिक टू सन। अगेन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और सनस्क्रीन से वो कंट्रोल रह सकता है। बट उसका जैसे आपने ये पॉइंट बोला, इसमें ये चीज आगे बताने ही वाला था, इससे हमें यही पता लगता है कि हम चाहे घर के अंदर बैठे हैं हमें तब भी सनस्क्रीन लगाना है। मतलब सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समर्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे विंटर्स में भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज विंटर्स में लोगों को हैबिट होती है धूप में बैठने की। तो कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए सनस्क्रीन? आइडियली सनस्क्रीन 2 अगर हम फिंगर टिप्स लें, तो सॉरी 2 अगर हम फिंगर्स का यूज करें तो वी कैन अप्लाई फ्रॉम फुल फेस एंड नेक। ओके, अगर हम 2 यूज करें तो। और हमें पूरे दिन में कितनी बार? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सनस्क्रीन कौन सी है। अगर आप अच्छी वाली यूज कर रहे हो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा देर रहती है तो दिन में 2 बार भी बहुत है। अगर आप नॉर्मल OTC वाली जो मार्केट में मिल जाती है वो यूज कर रहे हो दिन में 4 बार कम से कम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सनस्क्रीन की जो SPF होता है अगर वो 50 अबव जाता है तो इट्स गुड? 40 अबव जा रहा है इट्स गुड। अच्छा, 40 टच कर रहा है इट्स वेरी गुड। उससे बिलो है तो कोई फायदा नहीं होगा? अगर आपको कोई स्किन की कंडीशन नहीं है तो इंडियन कंडीशंस में 30 भी ओके है। 30 भी ओके। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो फिर 30 लो है। ओके, अगर यहाँ पे हमने अपनी एक्ने की भी बात करी है। कई बारी एक्ने के साथ साथ बहुत सारी और भी स्किन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, लाइक पिंपल तो साथ में आ ही गया, पिंपल्स एक्ने का ही फॉर्म है। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड भी आ गया है, मेलाज्मा आपने बता दिया, पिगमेंटेशन आपने बता दिया, लेकिन अगर कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स की भी एक कहानी शुरू हो जाती है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, डार्क सर्कल्स जैसे इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्ने एज सच। डार्क सर्कल्स का तो ऐसा कि आपकी हैबिट कैसी है, आपकी रूटीन कैसी है, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हो, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो या बीच में बहुत उठ रहे हो, रात को बहुत ज्यादा देर लेट सो रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, फिर अगेन आपका जैसे आप कई बार प्रोडक्ट्स आप जो यूज करते हो मेकअप के लिए वो स्किन को थोड़ा इरिटेट कर देते हैं, उसके कारण डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। और एक बहुत कॉमन होता है, हम काफी लोगों की आईज संकन होती है, अंदर को होती है, उस वजह से शैडो इफेक्ट आता है जिसकी वजह से और डार्क हो जाता है। अब डार्क सर्कल्स का कोई ऐसा नहीं कह सकते कि क्या ट्रीटमेंट करना है, इसमें आपको प्रिकॉशंस भी लेनी है, ट्रीटमेंट भी लेना है, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। संकन आईज है तो विदाउट इंजेक्शन नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि हमें उसके अंदर इंजेक्शन लगाएंगे तभी वहां पे फिलिंग इफेक्ट आएगा, तभी ठीक होगा। हाँ, अगर नॉर्मल आईज है, डार्क सर्कल्स है, तो देयर आर क्रीम्स, देयर आर पील्स अवेलेबल जो हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार जैसे अभी हमने बात तो कर ली एक्ने, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा वगैरह की, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी पर भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो
उस चीज पे हम अपना ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखो, फंगल इन्फेक्शंस इस मौसम में सबसे ज्यादा होती है अभी, और ह्यूमिड वेदर तक बढ़ती रहती है। ह्यूमिडिटी मेक्स इट इवन वर्स। हमारा इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है जिसकी वजह से फंगस बहुत इजीली ग्रोथ हो जाती है। एंड देन आजकल की जैसे हमारी क्लोथिंग है, टाइट क्लोथ्स पहनना, ठीक है, उसके बाद अंडर गारमेंट्स भी टाइट हैं, ये सब चीज़ों के कारण थोड़ी फंगल इन्फेक्शन और बढ़ सकती है। बेसिकली वो स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पे बॉडी फोल्ड्स हैं, जैसे थाइज हो गया, उसके बाद अंडर आर्म्स में हो गया, ब्रेस्ट के नीचे हो गया, या लोअर एब्डोमेन पे हो गया। ये सबसे कॉमन पार्ट्स है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होती है। और एयर भी प्रॉपर पास नहीं हो रही तो हाँ, वही फ्रिक्शन ज्यादा होगी, पसीना ज्यादा इकट्ठा होगा जहाँ जहाँ पे वहां पे होगा। तो आइडियली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें ये, जिसको भी फंगल इन्फेक्शन हो रही है, एक तो ये चीज देखनी है कि हमें लूज क्लोथ्स पहनने हैं, एरिया प्रॉपर्ली ड्राई रखना है। उसके बाद हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि जीन्स वगैरह तो अवॉइड करो, ट्राउजर्स पहनो कॉटन के, या जैसे फीमेल्स है सूट वगैरह पहने, बिल्कुल टाइट क्लोथिंग ना पहने। सेकेंडली, उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि आपको जो क्लोथ्स पहनने हैं ना, इवन योर अंडरगारमेंट्स, दे शुड बी आयरन प्रॉपर्ली बिफोर यू पुट इट ऑन, बिकॉज अगर थोड़े से भी मॉइस्ट होंगे उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दिनों से फंगस ठीक होगा, इससे सिर्फ बढ़ने के चांसेस कम है, बट एक बार स्टार्ट हो जाए आपको ट्रीटमेंट लेना है। और फंगस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देयर इज नो डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है मैं पेशेंट को बोल दूं आप 2 हफ्ते दवा खा लो आप ठीक हो जाओगे, और ऐसा भी नहीं सिर्फ लगाने वाली ट्यूब से ठीक हो जाओ। यू नीड ओरल मेडिसिन, यू नीड टॉपिकल क्रीम्स, दोनों चीजें चाहिए साथ साथ हमें। मतलब अपना ध्यान दोनों तरीके से रखना पड़ेगा। और प्लीज फंगल वाले पेशेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, कोई भी क्रीम्स ट्राई मत करो। मैक्सिमम जो क्रीम्स आप लगाते हैं फंगस के ऊपर, वो स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन में वो बहुत काम खराब करते हैं। जो हम चीज 15-20 दिन में ठीक कर सकते थे, आज हम 3-4 महीने में नहीं ठीक अच्छे से हो पा रही है, बिकॉज ऑफ पेशेंट्स यूजिंग स्टेरॉइड क्रीम्स। बिल्कुल है, सही बात डॉक्टर साहब ने बोली है कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो अपना ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, की कई बार क्या होता है कि हम पूरा होल डे एसी में ही बैठे रहते हैं, तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम समर्स में होती है? हाँ जी, उससे बेसिकली हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, हाइड्रेशन नहीं प्रॉपर प्रोवाइड होता, वो चीज एक होती है। तो कई लोग समर्स में भी कंप्लेंट करते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है, कहीं से उतर रही है, जिनको ऑलरेडी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज वगैरह करते रहे, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज गर्मियों में ज्यादा हार्म करेगी रादर देन सिटिंग इन एसी। अगर आप धूप में बैठोगे तो वो ज्यादा हार्मफुल है। एसी का मतलब हाइड्रेशन की ज्यादा, मेन हाइड्रेशन के ऊपर ज्यादा आता है। अगर किसी की स्किन बिल्कुल हेल्दी है, बहुत अच्छी है, तो क्या उसको भी अपनी स्किन को और ज्यादा बेटर रखने के लिए ध्यान रखने की जरूरत है? देखो, ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन पे कोई इशू नहीं है तो एटलीस्ट आप मेंटेन तो करके रखो। हमें कभी वेट नहीं करना चाहिए कि कोई और हमें कोई प्रॉब्लम होता। अब अगर हम बात करें बाकी ऑर्गन्स की, आप वेट नहीं करते हो कि हमारा ये काम खराब होगा, हम तब जाके उसका ट्रीट। सेम इज योर स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जैसे आप बाकी चीज को ट्रीट करते हो, वैसे ही आप स्किन को ट्रीट करो। बिकॉज अगर आप स्किन को अच्छा रख लोगे तो इट्स वेरी गुड, बट एक बार खराब होना शुरू हो जाए ना तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा रखने के लिए सिर्फ आप 4 बेसिक स्टेप्स भी अगर आप यूज कर लो ना, आप एक अच्छा क्लेंजर यूज कर लो सुबह शाम, एक अच्छा सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइजर, ये 3 चीजें, और एक डिपेंडिंग अपॉन अपनी स्किन टाइप कोई सेरम। वो मतलब वो आपको देख के बताया जा सकता है क्या। बस ये 4 चीजें, दीज आर गुड इनफ टू मेंटेन योर स्किन। ज्यादा ओवर भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। बट हाँ, वंस योर स्किन, जैसे आप 30 क्रॉस कर रहे हो, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एंटी एजिंग चीजें डालना शुरू करो। बिकॉज हम यू वांट टू एज ग्रेसफुली, यू वांट कि आपके रिंकल्स जल्दी ना आए। तो उस केस में हम जो सीरम्स वगैरह लगा सकते हैं जिससे डिले हो सकते हैं। एजिंग इज इनएविटेबल, होना है, सबको होना है। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं, सीरम्स लगा के जो चीज किसी को 6 महीने में होनी है वो 9 या 10 महीने में हो। बिल्कुल, मतलब कि हमें 4 स्टेप्स मिनिमम 4 स्टेप्स करने चाहिए। पहला स्टेप आपने बताया क्लेंजर है, वो फिर एक सीरम होगा डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप, और देन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। मतलब ये 4 चीजें हमें करना ही चाहिए। अगर स्किन हमारी हेल्दी है तो तब भी हमें करनी चाहिए। अच्छा, एक कॉमन बहुत ज्यादा ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर हम घर के अंदर हैं तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? जैसे आपने पहले में से पूछा था कि आप रैशेस, सेम वही चीज है, जो विंडो से लाइट आ रही है उसमें भी यूवी रेडिएशंस हैं। हमें सन से नहीं बचना है, हमें यूवी रेडिएशन से बचना है। उसका नाम सनस्क्रीन होता है, बट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। आप अगर देखोगे यूजुअली सनस्क्रीन के पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है कि इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवीए, यूवीबी, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। तो हमें हर तरह की लाइट से बचना है। हर तरह की लाइट्स मतलब इफेक्ट करती है। हाँ, वो करती है। सन जो इसके थ्रू भी सन आएगा मेरी विंडो के थ्रू, वो भी मुझे हार्म करेगा। ओके, हमने सारी प्रॉब्लम्स आई थिंक स्किन की कर ली हैं। एक्ने, पिगमेंटेशन, मेलास्मा और बैक एक्ने,
व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, और हमने सनस्क्रीन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी ले ली है। फंगल इन्फेक्शंस भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है। तो अभी डॉक्टर साहब हम अब एक चीज और ये जानेंगे कि इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं क्या लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल बिल्कुल इफेक्ट देता है। जैसे अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप ज़्यादा, आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है तो आपको टैनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको एक्ने होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप टाइट क्लोथिंग पहन रहे हो या आपका सिटिंग जॉब है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो चीज़ को इन्वॉल्व करती हैं। तो अब सिटिंग जॉब वाले को हम ये नहीं कह सकते कि आप जॉब छोड़ दो, जस्ट मेक श्योर, एक तो हाँ वो लेदर वाली चेयर पे ना बैठे, मेश वाली चेयर पे बैठे और लूज क्लोथ्स पहने, थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। एक्ने वालों को फ्राइड और मीठा, दो चीज़ें हैं जो बहुत अवॉइड करने की जरूरत होती है। पिगमेंटेशन वालों को, उनको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। हाइपर पिगमेंटेशन जिसको एक बार हो गई है, सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी है तो ज्यादा लगाना है, तो जरूर रखना है। ओके। अगर हमारी जो स्किन होती है वो एक्ने वाली होती है और अगर हम उसमें कोई टिंटेड फाउंडेशन वगैरह यूज कर रहे हैं तो क्या वो नेगेटिव इफेक्ट देगा? बिल्कुल, आप कोई भी मेकअप यूज करो, एक्ने प्रोन स्किन पे एक्ने हो सकता है, तो वो हम कह नहीं सकते किसको होगा, लेकिन होने के चांसेस हम आइडियली वी एडवाइज देम नॉट टू डू इट। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि करके लगाओ तो नहीं, कंसल्ट करके भी नहीं बता सकते, बिकॉज कोई प्रोडक्ट मुझे कर रहा है, कोई आपको करेगा, कोई किसी और को करेगा, सो वी कैन नॉट से किसको कौन सा करेगा। सो आइडियली भी ये जस्ट से कि आप पहले छोटे पैच पे लगा के देख रहे हो, इफ इट इज सूटिंग यू देन ओनली अप्लाई, बिकॉज आपकी स्किन सेंसिटिव है। हम कह नहीं सकते कि आपको ये चीज सूट करेगी कि नहीं करेगी, बट हाँ चांसेस आप में बहुत ज्यादा है। जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसको ऑब्वियसली कोई भी चीज रिएक्ट कर सकती है। अगर मेरे में, जैसे मेरी नहीं है, तो मेरे को चांसेस बहुत कम है। आपके एक्ने प्रोन स्किन है, आपके चांसेस में से डबल से भी ज्यादा है। ओके, मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जितना अवॉइड कर सको करना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब अभी अब आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक आप मैसेज क्या देना चाहोगे? देखो, जैसे समर्स है, समर्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, बिकॉज इस टाइम पे हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, एक सनस्क्रीन, जैसे मैंने बार बार बोला है, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए। हमें ये पिगमेंटेशन या एक्ने वगैरह इसमें नहीं, हमें उसके बाद ये सन से जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उससे बचाती है, एंड इनफैक्ट मेनी फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर्स ऑल्सो, उससे भी हमें बचाती है। अपने डाइट का एक स्पेशल ध्यान रखें। अगर आपको कोई चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं, एक्ने है या कुछ है, तो अपनी डाइट ध्यान रखें, ज़्यादा फ्राइड या मीठा ना खाएं। एंड अगर हो सके समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनिए, लूज क्लोथ्स पहनिए, बहुत टाइट फिटेड क्लोथ्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज जितनी आपको स्वेटिंग होगी उतने ही हमें स्वेट के कारण रैशेज आ सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ट्राई कीजिए, अगर इस वेदर में हम फुल स्लीव्स पहनेंगे, अगर आपको टैनिंग प्रोन है आप, तो फुल स्लीव्स आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। एंड इफ पॉसिबल कैरी एन अम्ब्रेला और वियर अ राउंड ब्रिम हैट, वो भी आपके लिए अच्छी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुणवीर, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो मेरे साथ ये थे डॉक्टर तरुणवीर सिंह, और जिन्होंने स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। आई थिंक आपकी भी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जिनको भी समर्स में स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें ये एपिसोड सुन के बेनिफिट मिल सके। और इस तरह के और भी एपिसोड्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।